चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में आखिरी ये हो गया था हम लोग का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं पीडीएफ के लिए भी जो है बहुत सारा स्टार बना देता हूँ इसमें। इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करना आप लोग। बाकी आज का पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64, एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट पी, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्ट्स एंगल क्यू वाई पी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डायग्राम आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, डायग्राम आपको खुद से बनाना है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को डिकोड कर करके मैं क्या करके बनाता हूँ, आप पहले देख लो अच्छे से और फिर आप कॉपी कर लेना। पहले हम लोग को दिया हुआ है कि एंगल एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना होना चाहिए, 64। तो हम ऐसा कुछ बनाएंगे, पहले देखो दो रे बनाएंगे 64 डिग्री पे, पर एंगल का नाम हम लोग क्या दे देंगे, एक्स वाई और जेड। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाला एंगल कितना हम लोग के लिए बताओ, 64 डिग्री, ऐसा बोल रहा है हम लोग। फिर उसके बाद में बोल रहे हैं कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट पी। अब देखो दो बात है, एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड ये एक बात है, हाँ। और अगर ऐसा बोलता है दैट मीन्स कि आपको एक्स से स्टार्ट करना और इस डायरेक्शन में लाइन को एक्सटेंड करना। यहीं पे कभी कभार ऐसा भी बोला हुआ हो सकता था कि वाई एक्स इज प्रोड्यूस्ड, तो उस केस में आपको वाई से स्टार्ट करके इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करना होता। तो नाम में क्या बोला हुआ उसके अकॉर्डिंगली ही काम होगा हम लोग का। इसमें अगला बोल रहा है कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड, सो वी शैल स्टार्ट फ्रॉम एक्स एंड मूव टुवर्ड्स वाई। इस तरीके से हम मूव करेंगे तो एक्स वाई इज प्रोड्यूस का मतलब हो जाएगा आपके लिए ऐसा कुछ, एक्स वाई को डायरेक्टली एक स्ट्रेट लाइन के बताओ आप आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दोगे। कहां तक प्रोड्यूस करना है, उस नए वाले पॉइंट का नाम क्या बोला हुआ है, पी। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट पी, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, यही वो फिगर है। इफ रे वाई क्यू, ठीक है ना, बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। आप फिगर के अंदर में पहले अच्छे से नोटिस करो कि एंगल जेड वाई पी है कहां पे लोकेटेड। तो जेड वाई और पी ये हो गया। अब वाई वाले पॉइंट से ये बोल रहा है कि कोई एक बाइसेक्टर बनाना है जो इस एंगल का दो इक्वल पार्ट करेगा, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट क्या होना चाहिए, इक्वल। बाइसेक्टर का मतलब यही होता है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर। और सिंस वापस से मैं बोल रहा हूं आपको, देखो कि रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी बोला हुआ है ना, तो जेड वाई और पी ये वाला एंगल हो गया। इसको बाइसेक्ट करने के लिए एक लाइन आपको बनाना है यहां से, जिसका नाम क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, वाई क्यू। तो वो स्टार्ट ऑब्वियसली कहां से करेगा, वाई से, और किसी एक पॉइंट क्यू पे जाके रुक जाएगा। तो आपका जो रे है वो देखने में मेरे ख्याल में कुछ ऐसा होना चाहिए कि वाई से बिगिन करे, इस टाइप से इस डायरेक्शन में जाए, और ये इस तरीके से बनाया गया है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। देखो यहां तक आया, समझ के नहीं आया, क्लियर है मेरे ख्याल में। इसको पहले आप कॉपी कर लो, उसके बाद आगे लिख, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आपको डायग्राम ही बनाना था इस इंफॉर्मेशन का। देखो अब आगे चल रहे हैं, प्रॉपर्टी सॉल्व वगैरह करेंगे इसको। पहले हम सॉल्व करने के लिए तो वही गिवन इवन लिखना पड़ेगा हम लोग को, और डायग्राम हम लोग को कुछ इसी टाइप का आया है, ठीक है ना। देखिए अब गिवन से स्टार्ट कर रहे हैं। गिवन गिवन में पहले लिखूं एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 64 डिग्री, कॉमा ये वाला लाइन लिखेंगे कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पी। अगला होगा कि वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, फुल स्टॉप। फिर वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी हो जाएगा आपका। फिर टू फाइंड लिखोगे आप, दो चीज फाइंड करना है अपने को, एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। इसको भी कॉपी कर लो। अब आओ चलो इसको फाइंड करने का ट्राई करते हैं। 2 मिनट एक बार सब लोग देखते रहना। क्या क्या ढूंढना है पहले वो आप अच्छे से यहाँ पर देख लो, मार्क कर देता हूं उसको। पहले मेरे को ढूंढना है एक्स वाई क्यू, ये कहाँ लोकेटेड है वो आप देखो। तो एक्स वाई और क्यू, यानी कि ये पूरा एंगल चाहिए मेरे को। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये एंगल और ये एंगल का हिस्सा जो है आपस में क्या रहेगा, इक्वल। एक तो मेरे को ये पूरा एंगल ढूंढना है, और दूसरा मेरे को ढूंढना है रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी छोटा एंगल ये वाला हो गया, इसका रिफ्लेक्स चाहिए। रेड कलर से, ये कुछ चलो येलो कलर से मार्क कर देते हैं, ये एंगल चाहिए आप। तो एक तो ये येलो वाला एंगल चाहिए आपको, और दूसरा आपको चाहिए ये वाला पोर्शन, ठीक है ना।
अब इसके लिए मुझे लगता है कि ये नेसेसरी रहेगा हम लोग के लिए कि हम एंगल जेड वाई क्यू को ढूंढें और साथ ही साथ एंगल क्यू वाई पी को ढूंढें और वहां से फिर हमारा काम बन जाना चाहिए। ठीक है, लिखो सिंस सिंस अब ये नाउ बोल के लिखना है इसे, नाउ सिंस वाई क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ जेड वाई पी, वाई क्यू इज बाइसेक्टर of angle ZYP. So let angle ZYQ is equals to angle QYP is equals to X. So let angle ZYQ is equals to angle QYP is equals to X. इसको थोड़ा बोर्ड पर देख के ना समझने का ट्राई करना, मैं समझा देता हूं। देखो, हम लोग को बोला हुआ कि ये जो लाइन है वो इस एंगल का क्या है, बाइसेक्टर। तो ये जो कंप्लीट एंगल है उसका इक्वली दो टुकड़ा हो जाना चाहिए इस लाइन के वजह से। ठीक है, तो मैंने बोला कि काम करते हैं कि एंगल जेड वाई क्यू और एंगल वाई क्यू पी, मतलब सॉरी क्यू वाई पी, इसका जो वैल्यू है इसको भी आप एक्स मान लो और इसको भी आप क्या मान लो, एक्स मान लो। ऐसा तो एज्यूम कर ही सकते हैं, चलेगा ये चीज। उसके बाद में एक बात क्या है कि एक्स वाई अपने आप में एक रे था और आपने इसी को पीछे प्रोड्यूस कर दिया था, तो ये ओवरऑल अपने आप में क्या रहा होगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये जो सारा का सारा एंगल है इस स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड, उसका सबका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो यानी कि x प्लस 64 ये तीनों मिला के कितना हो जाना चाहिए, 180 डिग्री। सॉल्व करके यहां से x निकल जाएगा मेरे लिए। लिखो अगले लाइन में, नाउ एंगल, एक बार मैं बड़ा लेटर से ही नाम लिख रहा हूं, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी, तीनों मिला के होना चाहिए 180 डिग्री। साइड में रीजन देना, एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन। दिस इंप्लाइज एक्स वाई जेड का आंसर कितना दिया हुआ था हमको, 64। इसको आपने एज्यूम किया है x, इसको भी एज्यूम किया है x, दिस इज इक्वल्स टू 180। 64 उधर चला जाएगा और आपको मिलेगा ट्वाइस x इक्वल्स टू 180 माइनस 64। ठीक है, 180 माइनस 60 120 और 4 और तो मेरे ख्याल में 116। सो ट्वाइस x इक्वल्स टू 116। और यहां से आप कह सकते हो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू कितना है, 116 अपॉन 2, काटने पे शायद से 58। सो x इक्वल्स टू 58 डिग्री, x इक्वल्स टू 58 डिग्री। ठीक है, पहला जो आपको चाहिए था एक्स वाई क्यू, तो उसका वैल्यू तो मेरे ख्याल में एक्स वाई क्यू अब हम निकाल सकते हैं। ये वाला पोर्शन कितना है हमारे लिए, 64। और ये जो पोर्शन है ये अभी भी सॉल्व करके कितना है हम लोग के लिए, 58। तो ओवरऑल अगर ये पूरा चाहिए तो इन दोनों का सम हो जाएगा। लिखो नाउ, नाउ एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 64 और ये वाला अभी भी सॉल्व करके आपको मिला है 58। तो दोनों ऐड करके 110 और 12 122 क्या, 122 डिग्री चलेगा। और ये जो येलो वाला पोर्शन आपको फाइंड करना था, तो ये पोर्शन का भी आंसर कितना है आपका, 58। तो येलो वाले पोर्शन का आंसर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 58। लिखो अगेन एंगल क्यू वाई पी, ये सॉल्व करके हम लोग को मिला है 58। इसके नीचे लिखो देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, दिस इज इक्वल्स टू 302 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री इज इक्वल्स टू 302 डिग्री। डन मेरे ख्याल। अब यहां पर आके आपका पहला एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अब नया थ्योरी है, देखते हैं थोड़ा सा। देखो हेडिंग लिखो, ट्रांसवर्सल एंड एंगल्स एसोसिएटेड विथ इट, ट्रांसवर्सल एंड एंगल्स
associated with it, transversal and angles associated with it. ठीक है, 2-5 मिनट के लिए पेन छोड़ो, इसमें से कुछ लिखना नहीं है शुरू में, आपको पहले अच्छे से समझ लो आप, ठीक है, फिर अगर आपको लगे कि लिखना है तो मैं लास्ट में लिखवा दूंगा। सब लोग पेन छोड़ के ना अच्छे से बोर्ड पर देखो, और ज्यादा नहीं, 2-4 मिनट ही देखना है। मान लो कि एक ऐसा लाइन है और एक ऐसा लाइन है और एक और ऐसा लाइन, ठीक है, तो यहां पर देखो, एक लाइन हो गया आपका ऑरेंज वाला लाइन, एक लाइन हो गया आपका येलो वाला लाइन, और ग्रीन लाइन जो है वो ऑरेंज और येलो दोनों को काट रहा है। ऑरेंज वाला लाइन 2 लाइन को तो नहीं काट रहा है शायद, येलो वाला लाइन भी 2 लाइन को नहीं काट रहा है शायद, लेकिन जो ग्रीन वाला लाइन है वो दोनों लाइन को काट रहा है। तो इस टाइप के लाइन को, जो 2 लाइंस को काटे एक दूसरे के साथ में, उसको बोला जाता है ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं बताओ? ट्रांसवर्सल। एक सेकंड लिख देता हूं, इसको कहते हैं हम लोग ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब जब कभी भी ट्रांसवर्सल किसी 2 लाइन को काटेगा ना, तो ऑब्वियसली 2 इंटरसेक्शन पॉइंट जनरेट होगा। एक इंटरसेक्शन पॉइंट सपोज करो ये वाला, और एक इंटरसेक्शन पॉइंट सपोज करो ये वाला, और दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट के लोकेशन पे यू विल फाइंड कि 4 नया एंगल बनता है, और टोटल एंगल मिला के कितना बनता है? 8, ठीक है। व्हाट इज ट्रांसवर्सल? तो ट्रांसवर्सल इज अ लाइन दैट विल कट 2 लाइंस, ठीक है। ट्रांसवर्सल इज अ लाइन दैट विल कट 2 लाइंस, and whenever a transversal is going to cut 2 lines, then you will find there are 8 new angles which are formed, ठीक है। 4 एंगल पहले इंटरसेक्शन पॉइंट पे और 4 एंगल दूसरे इंटरसेक्शन पॉइंट। एक बार के लिए मैं इन सारे को कुछ नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक बार फिर थोड़ा सा पहले आप लोग बता दो, ट्रांसवर्सल का मीनिंग बताओ। ऐसा लाइन जो 2 लाइन को काट, ट्रांसवर्सल क्या? फिर से बताओ। ऐसा लाइन जो 2 लाइन को काटे। जब ट्रांसवर्सल 2 लाइन को काटेगा तो दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट पे टोटल कितना नया एंगल डेवलप होगा? 8। दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट मिला के कितना एंगल डेवलप होगा? 8। उस 8 में से 4 होगा ऊपर वाले इंटरसेक्शन पॉइंट पे और 4 होगा आपके नीचे वाले इंटरसेक्शन पॉइंट। अब इस 8 एंगल को 3 अलग अलग टाइप के कैटेगरी में बांटा जाता है। मैं नाम सब आपको बता देता हूं। सबसे पहला कैटेगरी है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, दूसरा कैटेगरी है ऑल्टरनेट, वैसे तो फुल नाम है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, लेकिन हम ऑल्टरनेट एंगल्स ही बोलेंगे बस। जब भी ऑल्टरनेट एंगल बोलेंगे तो ऑल्टरनेट इंटीरियर ही सोचना है, ठीक है। और तीसरा नाम है को इंटीरियर एंगल, ठीक है। पहले तो हम लोग को पहचानना है कि कौन से पेयर को करेस्पॉन्डिंग बोलेंगे, कौन से पेयर को ऑल्टरनेट बोलेंगे और कौन से पेयर को इंटीरियर बोलेंगे, और उसके अंदर थोड़ी देर के बाद मैं आपको इनका एक एक करके प्रॉपर्टी भी एक्सप्लेन करूं, ठीक है। सबसे पहले पहचानते हैं कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोला किसको जाएगा, ठीक है। तो आप इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे 4 एंगल देख सकते हो, 1 2 3 4। फिर इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे भी 4 एंगल देख सकते हो, 5 6 7 8। समझ में आ रहा है मेरे ख्याल में? करेस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट पे सेम ओरिएंटेशन में आने वाला एंगल एक दूसरे के साथ में करस्पॉन्डिंग रहे। जैसे ये वाले एंगल को अगर आप देखो तो ये कौन सा डायरेक्शन को फेस कर रहा है बताओ? ये मेरे ख्याल में अगर मैं ऐसे बोल दूं कि ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये क्या हो गया? वेस्ट हो गया, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ में है। इस वाले पॉइंट पे कौन सा एंगल है जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है? 5। तो 1 के साथ में 5 बनेगा करेस्पॉन्डिंग है। आया बात समझ? यहां पर 4 कौन सा डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है बताओ? नॉर्थ वेस्ट। और यहां पर उस डायरेक्शन में पॉइंट करने वाला कौन सा एंगल? 8। फिर यहां पर 3 किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है? साउथ वेस्ट। इस वाले लोकेशन में साउथ वेस्ट में पॉइंट करने वाला कौन सा एंगल है? 7। ये वाला एंगल किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है बताओ? मेरे ख्याल में साउथ ईस्ट। और इस वाले पॉइंट पे साउथ ईस्ट में पॉइंट करने वाला कौन सा एंगल? 6। तो इस तरीके से करेस्पॉन्डिंग पेयर जो है वो डेवलप किया जाता है। 1 के साथ में करेस्पॉन्डिंग पेयर कौन होगा बताओ? 5। जोर से और थोड़ा फास्ट। 1 के साथ में 5, 2 के साथ में 6, 4 के साथ में 8, 3 के साथ में 7, 6 के साथ में 6 के साथ में। देखो गलत नहीं बोलना, मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, ठीक है। और जब तक आप लोग सारा आंसर सही नहीं दे देते हो मेरे को, मेरे सेटिस्फेक्शन के हिसाब से, तब तक हम ये खेलते रहेंगे। 1 के साथ थोड़ा फास्ट थोड़ा लाउड। 1 के साथ 5, 2 के साथ 3 के साथ 8 के साथ
7 के साथ, 1 के साथ, 6 के साथ, 8 के साथ, 5 के साथ। आ गया मेरे ख्याल में समझ। इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो एक बार करस्पॉन्डिंग का पेयर्स आप मेरे को लिखवा भी दो। 1 के साथ में कौन पेयर अप करेगा? 5, फिर 2 के साथ 6, फिर 4 के साथ 8 और फिर 3 के साथ 7। इसके कुछ प्रॉपर्टी भी है, प्रॉपर्टी थोड़ी देर के बाद देखें। मेरे ख्याल में करस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गया आपको। दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में पॉइंट करने वाले एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। दूसरा वर्ड है ऑल्टरनेट एंगल। फुल फॉर्म होता है इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं बताओ? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, पहले आप एक चीज समझो कि ये आपका लाइन हो गया और ये आपका लाइन हो गया। दोनों लाइन के ये जो बीच वाला पोर्शन है, जो दोनों लाइन से कवर्ड है, इसको बोला जाता है इंटीरियर रीजन। क्या बोलते हैं बताओ? इंटीरियर रीजन। और इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के नीचे जो पार्ट है, जो इन लाइन से बाहर है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग बताओ? एक्सटीरियर रीजन। क्या बोलेंगे बताओ? एक्सटीरियर रीजन। बीच वाले को क्या बोलेंगे बताओ? इंटीरियर रीजन। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब ये हुआ कि इंटीरियर रीजन का दो एंगल जो ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में, इंटीरियर रीजन का दो एंगल जो ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में। फिर से बोल रहा हूं, इंटीरियर रीजन का दो एंगल जो ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में। अब आराम से आप गेस करो कि 2 का कौन होगा? 8, क्योंकि 2 इंटीरियर में है और 2 के साथ में 3, 8, 5 इंटीरियर में है, लेकिन 5 जो है वो सेम साइड में है। ठीक है, तो 2 के साथ में ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन बनाएगा? 8। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? सिमिलरली 3 के साथ में कौन बनाएगा और 5 के साथ में कौन बनाएगा? 3। और ऑल्टरनेट इंटीरियर का आपको दो ही पेयर मिलेगा कोई भी सिचुएशन। क्लियर मेरे ख्याल में? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी होता है बट उसका इतना काम है नहीं, तो हम लोग उस पर बातचीत नहीं करेंगे ज्यादा। तो बताओ तो ऑल्टरनेट एंगल का पेयर कौन सा हुआ है यहाँ पे? 3 के साथ में 5 और 2 के साथ में। कोई कंफ्यूजन है इसमें कि क्लियर है? पूरी क्लियर है पक्का? को इंटीरियर का मतलब होता है इंटीरियर रीजन में लाई करने वाला वो दोनों एंगल जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में। ऑल्टरनेट एंगल का मतलब है ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में, और को इंटीरियर का मतलब है ट्रांसवर्सल के सेम साइड में। अब बताओ मेरे को कि 2 के साथ में को इंटीरियर कौन बनेगा और 3 के साथ में कौन बनेगा? 8। क्लियर है मेरे ख्याल में? तो को इंटीरियर का पेयर भी लिखवा दो एक बार। को इंटीरियर का हो जाएगा 2 के साथ में 5 एंड 3 के साथ में 8। क्लियर है मेरे ख्याल में? थोड़ा पीछे से स्टार्ट करते हैं। ट्रांसवर्सल बताओ क्या होता है? लाइन विच कट्स टू लाइन्स। फिर से बोलो, लाइन विच कट्स टू लाइन। दो लाइन को जब काटेगा तो कितना इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा? इंटरसेक्शन पॉइंट 2। दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट मिला के टोटल नया कितना एंगल बनेगा? 8। उस तीन मतलब सॉरी उस दोनों पॉइंट पे बनने वाले 8 एंगल को आप कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो? 3। क्या क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल और को इंटीरियर एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल का क्या मतलब? दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट पे सेम डायरेक्शन के तरफ पॉइंट करने वाला एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? को करस्पॉन्डिंग एंगल। दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट पे सेम डायरेक्शन के तरफ पॉइंट करने वाले एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। व्हाट डू यू मीन बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स? दोनों लाइन के बीच में होना चाहिए, इंटीरियर रीजन में होना चाहिए, ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में होना चाहिए, और एक एंगल अगर ऊपर वाले इंटरसेक्शन पॉइंट पे तो दूसरा एंगल ऑब्वियसली दूसरे इंटरसेक्शन पॉइंट पे होना चाहिए। ऑब्वियसली ना, मतलब हम 2 के साथ में 3 को नहीं बोल सकते हैं कि वो उसका ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा। अगर 2 लिया है ऊपर वाले पॉइंट पे तो इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर कहां होगा? नीचे वाले पॉइंट पे, और वो कौन होगा? ऑब्वियसली 8। क्लियर है? ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर के बाद में तीसरा कैटेगरी क्या था? को इंटीरियर। उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? दोनों लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे, और एक एंगल ऊपर वाले इंटरसेक्शन पॉइंट पे, दूसरा एंगल नीचे वाले इंटरसेक्शन पॉइंट। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर है मेरे ख्याल में यहां तक? ओके, सो आई होप कि सारा चीज समझ में तो आ गया अपने को। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एक बार इसको देख लो। ये सब लिखना नहीं, पीडीएफ जब आएगा इच्छा हो तो घर पे लिख लेना, एक बार पढ़ो पहले अच्छे से। A line which intersects two or more lines at distinct points is called transversal। ये रहा ट्रांसवर्सल का सिचुएशन। फिर जब ट्रांसवर्सल बनाओगे तो टोटल देखो 8 एंगल बनेगा, जिसके अंदर में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कितना कैटेगरी होगा? 3। करस्पॉन्डिंग एंगल, फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और फिर को इंटीरियर एंगल। ठीक है ना? करस्पॉन्डिंग एक बार और रिमाइंड कराओ, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में पॉइंट करने वाला। 3 और 7 सच में है क्या? चेक करो तुम। 3 और 7 सही लग रहा है मेरे ख्याल में?
2 और 6 ठीक ही लग रहा है, ये वाला भी 4 और 8 ये भी ठीक लग रहा है, और 1 और 5 ये भी क्लेम ठीक ही लग रहा है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का आइडेंटिफिकेशन, लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड पे, एक ऊपर के पॉइंट पे और एक नीचे के पॉइंट पे, तो इसीलिए 4 के साथ में कौन आ जाएगा 6, 3 के साथ में कौन आ जाएगा 5। को इंटीरियर में, इंटीरियर रीजन में ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे, एक ऊपर वाले इंटरसेक्शन पॉइंट पे और दूसरा नीचे वाले इंटरसेक्शन पॉइंट पे, इसीलिए 3 के साथ में कौन आएगा 6 और 4 के साथ में कौन आएगा 5। क्लियर है मेरे ख्याल में। अब इसके बाद में हम आते हैं इन सारे एंगल्स के प्रॉपर्टीज। अब देखो ट्रांसवर्सल जो है वो जिन दोनों लाइन को काटेगा वो अपने आप में पैरेलल हो भी सकता है और अपने आप में पैरेलल नहीं भी हो सकता। ये लाइंस आपस में पैरेलल हो तो भी करेस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल और को इंटीरियर एंगल एग्जिस्ट करता है। ये लाइंस अगर आपस में पैरेलल ना हो तो भी करेस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल और को इंटीरियर एंगल एग्जिस्ट करता है। लेकिन वट एवर प्रॉपर्टी आई एम गोइंग टू से नाउ, अब जो प्रॉपर्टी मैं आपको बताने जा रहा हूँ करेस्पॉन्डिंग एंगल का, ऑल्टरनेट एंगल का और को इंटीरियर एंगल का, वो तभी एप्लीकेबल है जब ये लाइंस आपस में पैरेलल हो। लाइंस अगर पैरेलल नहीं होगा ना तो भी एंगल्स तो करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ऑल्टरनेट एंगल होगा, को इंटीरियर एंगल होगा, लेकिन वो लोग प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा। प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के लिए ट्रांसवर्सल जिन दोनों लाइन को काटेगा उन दोनों लाइन का आपस में क्या होना मैंडेटरी है, पैरेलल। पैरेलल अगर नहीं हुआ तो को इंटीरियर एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल दे विल एग्जिस्ट बट दे विल नॉट सेटिस्फाई प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी तभी सेटिस्फाई करेगा जब ये दोनों लाइन आपस में क्या हो, पैरेलल। अब प्रॉपर्टी क्या है वो सुनो ध्यान से। इफ L इज पैरेलल टू M, मतलब ये दोनों लाइन जिसको ट्रांसवर्सल काट रहा है अगर वो लोग आपस में पैरेलल हो जाए तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो पेयर है वो आपस में इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल का जो पेयर है वो भी आपस में इक्वल हो जाएगा, और को इंटीरियर एंगल का जो पेयर है उनका सम आपस में हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है। इफ द लाइंस जिसको ट्रांसवर्सल ने काटा वो दोनों लाइन अगर आपस में हो गया पैरेलल तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएगा बताओ, बोलो जोर से बोलो, पीछे लिखा हुआ वैसे। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएगा, इक्वल। ऑल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। और को इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री बोल सकते हो कि सम 180 डिग्री हो रहा है। ठीक है। लेकिन ये हर हमेशा होगा क्या, नहीं। ये होने के लिए मैंडेटरी है कि जिन दोनों लाइन को ट्रांसवर्सल ने काटा वो दोनों लाइन आपस में क्या होना चाहिए, पैरेलल। लेकिन ये करेस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल और को इंटीरियर एंगल का डेफिनेशन तो इस सिचुएशन में भी एग्जिस्ट करेगा, बस इस सिचुएशन में इनका सम 180 डिग्री नहीं होगा। इस सिचुएशन में भी एग्जिस्ट करेगा लेकिन इस सिचुएशन में दे विल नॉट बी इक्वल टू ईच अदर। इस सिचुएशन में भी एग्जिस्ट करेगा लेकिन इस सिचुएशन में भी दे विल नॉट बी इक्वल टू ईच अदर। ठीक है। प्रॉपर्टी सिर्फ आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाए, पैरेलल। चलेगा मेरे ख्याल में। इस वाले पेज में जितना लिखा हुआ है ना ये सारा आप लोग कॉपी कर, एकदम ऊपर से, हाँ यहां से, इफ L इज पैरेलल टू M। चलो ठीक है, आओ देख। ये हमारे एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड वाई इज टू जेड इक्वल्स टू 3:7 फाइंड एक्स। लिखो गिवन, गिवन में लिखना ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ, और आपको बोला हुआ है कि वाई इज टू जेड इज इक्वल्स टू 3:7, और आपको बोला है टू फाइंड, ये हो जाएगा आपके लिए एक्स। फिर लिखो नाउ। अब पहले बोर्ड की तरफ देख लो, थोड़ा समझा देता हूं फिर एक एक करके अपन लिख लेंगे। एक्स वाई और जेड का लोकेशन एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है आप लोग। ठीक है। मैं क्या सोच रहा था कि y इज टू जेड अगर 3:7 बोला हुआ है मेरे को तो क्या मैं ऐसा मान सकता हूँ, एक बार लिखना मतलब पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर लिखेंगे एक साथ। y को 3 के और z को 7 के तो माना जा ही सकता। राम और श्याम की एज का रेशियो 2:3, तो लेट द एज ऑफ राम इज इक्वल्स टू 2x एंड एज ऑफ श्याम इज इक्वल्स टू 3x। अब यहाँ पर x यूज इसलिए नहीं कर रहा हूँ ना क्योंकि x किसी और पर्पज के लिए पहले से यूज किया हो, तो मुझे कोई दूसरा लेटर यूज करना पड़ेगा। बाकी आइडिया वही वाला कि y और z का रेशियो कितना दिया हुआ हमको 3:7, तो y का वैल्यू आप कितना मान के चल सकते हो 3 की, और z का वैल्यू कितना मान के चल सकते हो 7 की। अब क्या है कि फोटो को थोड़ा ध्यान से देख। अभी फिलहाल जहां पे y है और जहां पे z है इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं हो सकता। ठीक है। ये लोग कोई भी करेस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल या कोई इंटीरियर एंगल की कैटेगरी में फॉल नहीं करते। लेकिन ये वाला एंगल और ये येलो वाला एंगल आपस में क्या होगा बताओ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब बोलोगे क्यों सर, तो देखो ये स्ट्रेट लाइन है
ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो गया? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दुनिया का सारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपस में क्या होता है? इक्वल। तो अगर ये वाला हिस्सा y रहा होगा तो ये वाला येलो पार्ट भी क्या रहना चाहिए? y रहना चाहिए। ये वाला y और ये वाला z मिलके कोई भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता। लेकिन जब आप इसको y डिक्लेयर कर देते हो, ठीक है ना, इस नीचे वाले को y डिक्लेयर कर देते हो, तो आपको लगता है कि ये ग्रीन वाला y और ये पिंक वाला z मिलके जो है, दे आर को इंटीरियर एंगल्स। क्योंकि ये ऊपर वाला लाइन और ये नीचे वाला लाइन क्या है? आपस में पैरेलल। ये क्या है? उनका ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों एंगल दोनों लाइन के बीच में है और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है। तो ऑब्वियसली दे आर लोकेटेड एट को इंटीरियर एंगल वाला पोजीशन। और लाइंस अगर पैरेलल हो तो को इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी क्या होता था? सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो वहां से हम कह सकते हैं कि y प्लस जेड इक्वल्स टू कितना? 180 डिग्री। सॉल्व करने से k का आंसर आ जाएगा। ठीक है। और k का आंसर आने के बाद में पहले हम y का वैल्यू निकाल लेंगे। सिमिलरली x और y को भी अगर आप देखोगे तो वो लोग भी कहां पे लोकेटेड? को इंटीरियर के पोजीशन में है। क्योंकि ये वाला दोनों लाइन क्या है? आपस में पैरेलल। ये दोनों एंगल इन दोनों लाइन के बीच में है और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है। तो ऑब्वियसली ये लोग भी आपस में क्या है? को इंटीरियर एंगल। तो इनका भी सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। सॉल्व करने पे हमारे पास में x आ जाएगा। देखो आइडिया क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलेगा? लिखो नाउ लेट y is equals to 3k and z is equals to 7k. y is equals to 3k and z is equals to 7k. फिर लिखो अगेन एंगल, ये जो ग्रीन वाला y है आपका, इसको कैसे आप नेम कर सकते हो? DST। तो एंगल DST इज इक्वल्स टू एंगल, इस येलो वाले y को RSC। रीजन आपका हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल DST इज इक्वल्स टू एंगल RSC, रीजन होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आगे लिखना दिस इंप्लाइज एंगल DST इज इक्वल्स टू RSC कौन है? y इज इक्वल्स टू y। ठीक है। इसके बाद लिखो नाउ एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। साइड में रीजन दो, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। और ये वाले y मतलब हम इस ग्रीन वाले y और इस वाले z का बात कर रहे हैं, को इंटीरियर एंगल्स। y का वैल्यू कितना अज्यूम किया था आपने? 3k। तो 3k प्लस ये वाला हो जाएगा 7k इज इक्वल्स टू 180। दोनों मिला के मेरे ख्याल में 10k इज इक्वल्स टू 180। सो k इज इक्वल्स टू आई थिंक 18 डिग्री। k इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। ठीक है। z निकालने का तो कोई मोटिवेशन है नहीं क्योंकि क्वेश्चन में पूछा भी नहीं है, आगे जाके मेरे को काम भी नहीं आएगा, तो z को ऐसे छोड़ देता हूं। हम लोग को फोकस किस पे करना चाहिए? y पे। ठीक है, लिखूं देयरफॉर y इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 3 इंटू 18 कितना आ जाएगा? 54 डिग्री। ठीक है। और वापस से 54 15 वापस से x और y, अगर ऊपर वाले को आप देखोगे तो ये लोग कौन से पोजीशन पे हैं? को इंटीरियर। तो लिखो अगेन अगेन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन देना को इंटीरियर एंगल्स। दिस एम्प्लाइज y कितना आया था अपना? 54। सो x प्लस 54 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। दिस एम्प्लाइज x इक्वल्स टू 180 माइनस 54। सो 50 गया तो 130, 126 शायद। x इक्वल्स टू 126 डिग्री। चलेगा? हो गया सबका? आगे चल रहे हैं फिर। इसको देखो, चलो शुरू करते हैं। पहले तो वही गिवन लिखो, गिवन में ए बी पैरेलल सी डी कॉमा ई एफ परपेंडिकुलर सी डी और एंगल जी ई डी इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। फिर लिखना टू फाइंड में रहेगा आपके लिए एंगल ए जी ई
कॉमा एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। ठीक है, एक बार ना पेन छोड़ो, मतलब इतना लिख लो पहले, फिर पेन छोड़ो। मैं मन ही मन में ना इसको एक्स मान लेता हूँ, इसको वाई मान लेता हूँ, और इसको जेड मान लेता हूँ, और इनको मार्क कर देता हूँ लोग जहां कहीं पर भी है। ए जी ई, तो ए जी ई मुझे लगता है कि ए जी ई ये वाला एंगल होगा, इसको हम एक बार एक्स मार्क कर लेते। ठीक है, फिर जी ई एफ को वाई बोला है, अब जी ई एफ कहाँ है वो देखो, जी ई एफ, जी ई एफ ये वाला एंगल, इसको हम एक बार मार्क कर देते हैं कि ये वाला पोर्शन वाई होगा, ये वाला पोर्शन एक्स होगा, और एफ जी ई ये पिंक वाला पोर्शन एफ जी ई ये वाला को हम जेड मानते हैं। चलेगा, ये आप भी अपने डायग्राम में चेंज कर दो, इससे फिर क्या है कि राइटिंग बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। भाई टारगेट क्लियर है हम लोग का कि क्या क्या फाइंड करना है हम लोग को, एक्स वाई और जेड। चलेगा ना, बोलूं कुछ? ठीक, ध्यान से सुनना। अगर मैं थोड़ी देर के लिए बीच में से इस लाइन को गायब कर दूं, मानो कि ये है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये लाइन आपस में पैरेलल लाइन हो गया, ये ट्रांसवर्सल हो गया, और इसके चक्कर में ये एंगल और ये एंगल का लोकेशन कैसा है, सोचना ध्यान से। ये लाइन और ये ट्रांसवर्सल, एक आदमी ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है, एक आदमी ट्रांसवर्सल के राइट में है, ठीक है ना, और दोनों आदमी दोनों लाइन के बीच में, तो कैसा होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या बोल सकते हैं बताओ? क्लियर है ना ये चीज, पक्का? तो उससे क्या मिलेगा बताओ, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 126। ऐसे गलत बोल रहे हो क्या? जीई डी ही अपने आप में 126 थी, मतलब y तो आपको चाहिए, अलग बात है। ये सॉरी, इस पूरे एंगल को ना 126 बोला हुआ ना हम लोग के लिए, ये देखो जी ई डी ये पूरा एंगल, ये कितना है 126। ठीक है, ये रुको, एक दूसरा चीज और ट्राई कर सकता हूँ, मैं गायब नहीं करता हूँ, पहले वाई ही निकाल देता हूँ आप लोग के लिए। देखो यहां देखो तो, अरे क्या होगा हाँ, पहले एक काम करो, लिखना मत, हाँ, लिखने का काम मैं करके दिखा दूंगा, पहले बस समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, पहले वाई ही निकाल लो। चलो वाई प्लस ये वाला पार्ट कितना होगा, और ये वाला पार्ट कितना है वाई, और ये पूरा एंगल क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 126, तो वाई प्लस 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 126, सो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो, 90 वहां जाएगा मेरे ख्याल में 36। ये समझ में आता है? चलेगा ये चीज। नेक्स्ट मैं कहना चाह रहा था आपसे वही चीज जो अभी दिखा रहा था आप लोग, कि ये लाइन पैरेलल लाइन हो गया, ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल पूरा का पूरा, ये लोग एक दूसरे के साथ में कैसा एंगल्स बना रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ऑल्टरनेट के हिसाब से आपको लगता है कि एक्स का वैल्यू डायरेक्टली किसके इक्वल होना चाहिए 126 के इक्वल होना चाहिए, तो ऑल्टरनेट एंगल से हम डायरेक्टली ही कह सकते हैं कि एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग के लिए 126। और उसके बाद में एक्स का और जेड का लोकेशन अगर आप देखोगे, ये वाला अपने आप में स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा एंगल मिला के कितना होना चाहिए 180 डिग्री। एक्स प्लस जेड का आंसर कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ऑलरेडी एक्स आपका कितना आ गया 126, 180 में से माइनस कर देंगे आंसर आ जाएगा। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये वाला लाइन समझ में आया पहले, और ये वाला भी पक्का क्लियर है। अब लिखो, लिखने के लिए ऐसे लिखो, लिखो नाउ y plus 90 is equals to 126. This implies y is equals to 126 minus 90. So y is equals to मेरे ख्याल में 36 डिग्री। y is equals to 36 डिग्री। फिर लिखो अगेन x is equals to 126 डिग्री। इसका रीजन देना आप ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखना x प्लस जेड
इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका रीजन देना, स्ट्रेट एंगल, या वैसे लीनियर पेयर भी बोल सकते हो यहाँ पे। दिस एम्प्लाइज एक्स का आंसर कितना आया हुआ है 126 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180। 126 को शिफ्ट कर दो, सो जेड इक्वल्स टू 180 माइनस 126, 54 आएगा शायद। ठीक है, डन मेरे ख्याल में। इतना ही फाइंड करना था हम लोग। थर्ड वाला देखो, चलो देखो, लिखो गिवन, लिखो पहले। गिवन में आएगा एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, एंगल आर एस टी इज इक्वल्स टू 130 डिग्री, फिर पी क्यू पैरेलल एस टी। ठीक है, और फिर टू फाइंड, ये हो जाएगा आप लोग के लिए एंगल क्यू आर एस। ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन बोल के समान होता था। मतलब इस क्वेश्चन में क्या है कि ये एंगल ढूंढने के लिए बोला है, ठीक है, लेकिन जितना इंफॉर्मेशन यहां दिया हुआ है वो अपने आप में सफिशियंट नहीं है इस एंगल को ढूंढने के लिए। तो हमको कुछ नया इंफॉर्मेशन या नया अटैचमेंट खुद से बनाना होगा इसमें, और वो चीज जो है वो कंस्ट्रक्शन की कैटेगरी में आएगी। यहां तक हो गया। अगला लाइन लिखो, मतलब सेम ही है, लिखो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आप लिखो ड्रॉ लाइन, ड्रॉ लाइन एन एम पासिंग फ्रॉम आर। ड्रॉ लाइन एन एम पासिंग फ्रॉम आर, ये ऐसा। ड्रॉ लाइन, मैं बता रहा हूं, ड्रॉ लाइन एन एम पासिंग फ्रॉम आर। अच्छा, किसी भी पॉइंट से एक लाइन तो हम बना ही सकते हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन कर लिया हमने। अब आप अपने पुराने वाले ड्राइंग में ये इतना एक्सटेंशन कर, ठीक है। अब एक काम करो कि इस एंगल को आप बोलो एक्स, इसको आप बोलो वाई, इसको आप बोलो जेड, चलेगा। क्वेश्चन में पूछा कौन सा, वाई पूछा है हम, और एक्स और जेड ऐसे सपोर्ट के लिए मार्क कर, चलेगा यहाँ पे। अब मैं कुछ कहना चाहता हूं, इसको ध्यान से आप देखो और बताओ कि समझ में आ रहा है कि पी क्यू और एनएम जो बनाया है, तो एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वैसे चेंज कर दो, थोड़ा और इसको अप्रोप्रिएट कर देते हैं। ड्रॉ लाइन एनएम, इसके करो पैरेलल पी क्यू पैरेलल एस टी पासिंग फ्रॉम आर। इसको थोड़ा और स्पेसिफाई कर, पासिंग फ्रॉम आर। ये जो हमने बनाया है इसको पैरेलल भी डिक्लेयर करना होगा, तो ही फिर सॉल्व होगा। बताऊं, अब देखो यहाँ पे ये वाला लाइन और ये वाला लाइन बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या डिक्लेयर कर दिया, बताओ, पैरेलल। और इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए ट्रांसवर्सल मानूं तो आपको लगता है कि ये 100 और एक्स आपस में कोई इंटीरियर की तरह बिहेव करेगी, चलेगा ना। तो उसके वजह से आई विल से कि 100 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, वहां से एक्स का आंसर आ जाएगा। फिर से ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एक दूसरे से पैरेलल है, पर इस बार ये वाला लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल। तो वापस मेरे को लगता है कि 130 और z का लोकेशन ऐसा है कि दे विल बिहेव एज को इंटीरियर एंगल्स, तो इन दोनों का सम भी कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। और उसके बाद में ये पूरा का पूरा क्या है, आपस में स्ट्रेट लाइन, तो इन तीनों एंगल का सम भी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ऑलरेडी एक्स का वैल्यू पता होगा आपको, जेड पता होगा, सॉल्व करने पे वाई आ जाएगा, चलेगा मेरे ख्याल। लिखो नाउ, नाउ एक्स प्लस 110 इक्वल्स टू 180, रीजन देना को इंटीरियर एंगल्स। This implies x equals to 70 degree. Again, 130 plus z
इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो z इक्वल्स टू 50। और इसका भी रीजन देना, को इंटीरियर एंगल्स। और इसके बाद लिखना x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180, इसका रीजन देना स्ट्रेट एंगल। x का आंसर आया है आपका 70, y का आंसर नहीं पता और z का आंसर 50 इक्वल्स टू 180। 70 प्लस 50 मिला के आई थिंक 120, शिफ्ट करके y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120 60, y इज इक्वल्स टू 60। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।